हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2021 के जीएस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अभी तक 50 क्वेश्चन को कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हमने 2013, 14 और 20 का डिस्कशन भी हम कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्थायी कृषि यानी कि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से सही है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ बताई थी पहले कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ आए उसको हमेशा क्या मानना, हमें सही मानना है। यहाँ पर वर्ड आया है स्थायी कृषि। स्थायी यानी कि सस्टेनेबल, स्थिर यानी कि आगे भविष्य तक बनी रहेगी वैसी कृषि। अभी जो रासायनिक कृषि कर रहे हैं वो कैसी है, वो मृदा को खराब कर रही है, मृदा का जो है स्तर है उसको गिरा रही है, मृदा की जो उपजाऊता है उसको कम कर रही है। तो वो क्या है, स्थायी नहीं है। आगे जाके क्या हो जाएगी, लैंड बहुत ही खराब हो जाएगी और कृषि करने योग्य नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर है स्थायी कृषि यानी कि स्थायी निरंतर चलती रहेगी। ये क्या है, एक पॉजिटिव विधि है। हमें बाकी कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इससे मतलब तो हम ये निकाल सकते हैं कि स्थायी कृषि का सामान्य मतलब ये होगा। अब देखिए कि कैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव चीज़ है, इसके पॉजिटिव कथन आएंगे वो सही होंगे। पहला कथन है, स्थायी कृषि एक दानी कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक दानी कृषि पद्धति की प्रधानता है। ये इसने कहा है स्थायी कृषि है वो एक दानी कृषि पद्धति, जो एक दानी कृषि पद्धति होती है वो मृदा की क्वालिटी को क्या करता है, खराब करता है। जैसे कि हम किसी खेत में निरंतर एक ही फसल बो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं बो रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगी, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो वो क्या होगी, नेगेटिव चीज होगी। तो यहाँ पर कह रहा है जो स्थायी कृषि है वो एक दानी कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक दानी कृषि की जगह जो बहुत सारी फसलें लगाई जाएगी। साथ ही में इसमें क्या जोड़ा जाएगा, जो लाइव स्टॉक वगैरह है उसको भी साथ में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो मृदा है उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी जल्दी से। और जबकि रासायनिक कृषि में क्या है, एक दानी कृषि पद्धति होती है, बिल्कुल एक दानी कृषि पद्धति है। जैसे फसलों, जैसे कि खेतों के अंदर एक फसल ही बोते हैं बड़े क्षेत्र के अंदर। तो पहला कथन हो गया सही। दूसरा कथन है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। ये बता रहा है कि स्थायी कृषि से मृदा में लवणता में वृद्धि नहीं होगी। लवणता से मृदा की क्या क्वालिटी खराब हो जाती है, तो ये क्या है, नेगेटिव। लेकिन स्थायी कृषि क्या कर रही है, उसको पॉजिटिव कर रही है, यानी कि मृदा की लवणता में वृद्धि नहीं कर रही है। इसलिए दूसरा कथन हो जाता है सही। तीसरा कथन देखिए, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। यानी कि स्थायी कृषि के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में नहीं हो सकती। जबकि रासायनिक कृषि वो हो जाएगी। तो ये रासायनिक खेती की है वो पॉजिटिव बात बता रहा है, जबकि स्थायी कृषि के लिए नेगेटिव बात है। जबकि होना तो ये चाहिए कि स्थायी कृषि है वो हर जगह हो जाए, जबकि रासायनिक कृषि होती है उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उर्वरक बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए तीसरा कथन हो जाता है गलत। तीसरा कथन गलत होते ही हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। पहला और दूसरा सही थे, आंसर बी आ गया, यानी कि चौथा भी सही है। देख लीजिए एक बार। मल्च बनाने की प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। मल्च बनाने की मतलब होता है कि जो मृदा होती है उसको पत्तियों के माध्यम से ढक दिया जाता है, ताकि मृदा की नमी है वो कम ना हो। किसके कारण, तापमान के कारण। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव चीज है जो कि स्थायी कृषि में यूज की जाती है। इसलिए आंसर होता है बी। अब यहाँ पर आया है स्थायी कृषि या पर्माकल्चर, उसका मतलब जान लेते हैं। स्थायी कृषि या पर्माकल्चर का मतलब क्या होता है, पर्माकल्चर का मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर। परमानेंट एग्रीकल्चर ये इसका सामान्य अर्थ है, यानी कि सतत एग्रीकल्चर हो, आगे भी चलता रहे, यानी कि सतत कृषि की बात करता है, यानी कि सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड की बात करता है। सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड की बात करता है पर्माकल्चर। इसमें क्या होता है, जो लैंड है उसका भविष्य में स्थायी रूप से उपयोग किया जा सके। साथ ही में इसमें हॉलिस्टिक वे को लिया जाता है, जिसमें पशुधन को भी साथ में जोड़ा जाता है, कीड़े मकोड़े उनके बारे में भी सोचा जाता है, उनको भी साथ में सम्मिलित किया जाता है। साथ ही में जो खाद वगैरह होती है उसके माध्यम से, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक में जो यूरिया वगैरह यूज करते हैं वो स्थायी कृषि में नहीं किया जाता है। अब पहली बात है, स्थायी कृषि आई क्यों, ये एक नई विधि है। हुआ क्या था कि भारत के अंदर या फिर विश्व में क्या हुआ, एकदम एग्रीकल्चर की मांग बढ़ी, खाद्यान्नों की मांग बढ़ने लगी, तो उर्वरक कृषि पर जोर दिया जाने लगा, रासायनिक कृषि पर जोर दिया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, उत्पादन तो बढ़ा, पैदावार खूब हुई। जैसे भारत का जो प्रथम हरित क्रांति थी उसमें पैदावार खूब बढ़ गई, लेकिन जो लैंड की क्वालिटी है उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। लैंड की क्वालिटी बहुत खराब हो गई। अब वहां पर क्या हुआ, मृदा की हालत ऐसी होगी कि आगे खेती की ही नहीं जा रही। तब एक विधि आई स्थायी कृषि यानी पर्माकल्चर, जिसने हॉलिस्टिक अप्रोच को लिया और साथ ही में मृदा की जो क्वालिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जो कृषि की गतिविधि है उसको आगे बढ़ाया। द टर्म पर्माकल्चर वाज कॉइन्ड बाय बिल मॉलिसन एंड डेविड होल्मग्रेन। कब किया, 1970 और 1980 के दशक में।
ये दोनों क्या थे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा परमानेंट एग्रीकल्चर। इट इज एन इंटेंशनल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट दैट एम्स टू रिफ्लेक्ट द इंटररिलेशनशिप एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम है उसके साथ जोड़कर क्या है, खेती को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, संधारणीयता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें क्या हुआ, जो रिसोर्सेज थे मृदा के उसको क्या है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, जिसके कारण जो मृदा है वो आगे कल्टीवेशन के लिए रही नहीं, यानी उसकी जो उर्वरकता थी वो पूरी खत्म हो गई। While permaculture is an attempt to use land in sustainable way so that future generation can also continue to use it, यानी कि sustainability पर इस पर ध्यान रखा जाता है। The concept is drawn from several disciplines such as agroforestry, applied ecology, organic farming, sustainable development and integrated farming। ये सभी इसमें जो permaculture concept के अंदर सम्मिलित हैं। It attempts to look at a piece of land in a holistic manner। इसमें holistic manner अभी हमने देखा था कि इसमें जो मृदा के अंदर कीड़े होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है, साथ ही में मृदा में नमी किस प्रकार से बनाई जा सके मल्चिंग के वजह से उसका भी ध्यान में रखा जाता है, साथ ही में जो खेत के अंदर जो बच जाती हैं कौन सा चारा वगैरह जो अपशिष्ट बच जाता है उसका यूज किस प्रकार से हम उर्वरक बनाने में या खाद बनाने में कर सकते हैं, उसमें उसका भी इसमें ध्यान रखा जाता है। यानी कि इसमें जो खेत में जो होता है या फिर जो किसान के आज इर्द गिर्द होता है उन्हीं चीजों का यूज करके क्या किया जाता है, खेती को सस्टेनेबल रूप से बढ़ाया जाता है। In this approach, every animal and plants living on the piece of land is considered and given due attention। जो परमाकल्चर है उसके तीन इथिक्स है, उसमें क्या है, सारी बातें आ जाती है। एक तो है केयर ऑफ अर्थ, यानी कि इसमें भूमि का ध्यान में रखा जाएगा, जो क्या है कि मृदा की जो क्वालिटी है उसको खराब ना की जाए, मृदा की क्वालिटी है उसको बनाए रखा जाए ताकि ये जो सस्टेनेबल खेती आगे भी जारी रह सके। तो इसमें सबसे पहली बात है कि मृदा है उसका ध्यान रखा जाता है, अर्थ का ध्यान रखा जाता है। दूसरा है केयर फॉर पीपल, इसमें इस प्रकार से खेती की जाए ताकि जो लोगों के जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, साथ ही में जो कृषक हैं उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जा सके, उनकी जो मृदा है उसकी क्वालिटी खराब ना हो, वो भी जो अपनी खेती है उसको सतत रूप से आगे बढ़ा पाए। तो इसमें केयर ऑफ पीपल जो इससे जुड़े हुए हैं सारे हितधारकों का ध्यान में रखा जाता है, साथ ही में फेयर शेयर की बात की जाती है इसके अंदर। तो ये है परमाकल्चर के तीनों एथिक्स। तो हमने देख लिया परमाकल्चर क्या है पूरा होलिस्टिक वे के अंदर, यानी कि जो नेचुरल खेती वगैरह होती है वो सब किसमें आ जाती है, परमाकल्चर के अंदर ही आ जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न उस टाइम करंट का इशू था पाम ऑयल, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा आयात कर रहा था पाम ऑयल का, इसलिए प्रश्न उस टाइम पूछा गया था। तो करंट का प्रश्न था तो ध्यान में रहना चाहिए कि पाम ऑयल अभी भी बहुत ज्यादा करंट में रहता है, पाम ऑयल बार बार आता है। भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बिगाड़ देता है कौन, पाम ऑयल, क्योंकि भारत विश्व में सबसे ज्यादा पाम ऑयल आयात करने वाला देश है। और पाम ऑयल आयात करते कहाँ से, इंडोनेशिया और मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों से। तो पहला कथन है ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने का मतलब कि वहीं पर हुआ था, यानी उसको वहां पर कहीं बाहर से नहीं लाया गया है, यानी कि वो वहां का क्या है, स्थानिक वृक्ष है। तो ऐसा नहीं है, यही यहाँ पर यूपीएससी ने क्या है सबसे मेन बात लिखी है, क्योंकि जनरली सोचेंगे क्या है जो पाम ट्री है कहाँ पर, इंडोनेशिया के अंदर है, मलेशिया के अंदर है, थाईलैंड में, और वो क्या है वो दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्री है, इसलिए जनरली सोचेंगे वहीं पाम ऑयल है तो वहीं का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पाम ऑयल ट्री है वो मूलतः आता है पश्चिम अफ्रीका से, पश्चिम अफ्रीका में जो घाना वगैरह देश हो गए वहां से ये बिलोंग करता है। बाकी जो दोनों कथन है वो सही है। तो पहला कथन गलत होते ही और आंसर आ गया बी। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने के कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। कैन का यूज हो रखा है वैसे भी सही हो जाएगा, और लेकिन ताड़ का पेड़ हो क्या जैविक पदार्थ है, जैविक पदार्थ से जो बायोडीजल उसका बना जा ही सकता है, सीधी सी बात है। और ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने के कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, ये उसकी जो सेल्फ लाइफ है उनको बढ़ाने के लिए जो इसका पाम ऑयल का यूज किया जाता है इनमें, इत्र और लिपस्टिक बनाने वाले उद्योग में। अब देख लेते हैं कि पाम ऑयल सबसे ज़्यादा होता कहाँ पर है। पाम ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है इंडोनेशिया में, उसके बाद होता है मलेशिया, उसके बाद आता है थाईलैंड, और उसके बाद आता है कोलंबिया। कम्बोडिया नहीं है, कोलंबिया है। तो ये इसके प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गई। अब पाम ऑयल ट्री होते कौन से हैं, जो खजूर का पेड़ हो गया वो भी पाम ऑयल ट्री फैमिली का एक पार्ट है, जो नारियल के पेड़ हो गए वो भी पाम ऑयल ट्री का ही, जो पाम ऑयल ट्री फैमिली है उसके ही पार्ट है। इस प्रकार का दिखता है पाम ऑयल ट्री। यहाँ पर जानकारी लिख रखी है जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, जो अभी हमने डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में है। पूछा गया है सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। बहुत ही आसान प्रश्न, अगर सिंधु नदी का मैप एक बार दिमाग में आ जाए तो ये प्रश्न कुछ लपू है एकदम,
है ही नहीं इसमें कुछ, इतना कुछ डीप प्रश्न है ही नहीं ये देखिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पर है जो रेड लाइन आ रही है, ये है सिंधु नदी, और ये यहाँ पर है सतलज नदी देखिए। और सतलज में कौन मिलती है यहाँ पर चेनाब, और सतलज जाके यहाँ पर मिर्जानकोट जगह नाम है, यहाँ पर मिल जाती है सिंधु नदी के अंदर। यानी कि अंत में कौन मिलती है, सतलज मिलती है, चेनाब मिलती है सतलज में और सतलज मिलती है सिंधु नदी के अंदर। तो आंसर क्या है इसका, सतलज नदी। अब जो सिंधु नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से है, तिब्बत से है। कहाँ पर, जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर बोखरचू के पास से निकलती है, और तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बान। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डेमचौक लद्दाख में जगह का नाम है, वहाँ पर ये भारत में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी सिंधु की, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सी होगी, ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, जो उसके बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी है, वो है श्योक, गिलगित, स्वात, गोमल और काबुल। ये इसकी कौन है, दाएं तट की सहायक नदियाँ हो गई। तो ये हो गया सिंधु नदी के बारे में। दूसरी वहाँ पर थी एक चेनाब नदी के बारे में। यहाँ पर देखिए, ये रहा चेनाब नदी, यहाँ से निकलती है चेनाब। चेनाब यहाँ पर देखिए, ये दो भाग हैं, इसमें इन दोनों, एक है चंद्रा और एक है भागा, और इनको मिलकर बाद में मिलती है चेनाब नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, ये जास्कर पर्वतमाला है। यूपी से पूछ सकता है कि चेनाब नदी का ओरिजिन कौन सा है, लद्दाख पर्वतमाला, जास्कर होगी, पीर पंजाल होगी, कौन सी है, तो ये निकलती है जास्कर पर्वतमाला से, लाहौल स्पीति के पास से। और वहाँ पर है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा वहाँ से निकलती है। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि जो चेनाब निकलती है वो कहाँ से निकलती है, कौन सी दर्रे से निकलती है। 4 दर्रे पूछ लिया आपको, 4 दर्रों का ऑप्शन दे दिए, तो बारालाचा दर्रे से निकलती है। चंद्रा और भागा इसकी पहले की 2 नदियाँ होती है, वो मिलकर बनाती है चेनाब को। चेनाब बाद में मिल जाती है सतलुज में। दूसरी पूछी थी झेलम के बारे में। ये देखिए है यहाँ पर झेलम नदी। झेलम नदी वेरीनाग झरने के पास से निकलती है, और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। इसकी किशनगंगा एक सहायक नदी है, जहाँ पर किशनगंगा डैम भी बनाया जा रहा है। तीसरी नदी थी यहाँ पर रावी, ये रही यहाँ पर रावी नदी। रावी नदी निकलती है धौलाधर पर्वत श्रृंखला से, धौलाधर पर्वत श्रृंखला से रावी नदी निकलती है। और रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। चौथा ऑप्शन जो आंसर था वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी निकलती है तिब्बत से, राक्षस ताल, जो कि मानसरोवर झील के पास में है। और यह सिपकिला दर्रा है, कहाँ पर, चाइना और भारत बॉर्डर पर सिपकिला दर्रा। अब कभी पूछ ले यूपी से आपसे कि हिमाचल के जो दर्रे हैं उसमें सबसे पूर्ववर्ती दर्रा कौन सा है, वो है सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। इस पर भाखड़ा नांगल बांध भी है, आपको पता ही होगा। तिब्बत में इसको बोलते हैं लोंगचेन खम्बाब। और ये मिथनकोट में किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। एक और नदी आती है ब्यास नदी, यहाँ पर देख लीजिए, जो किसमें मिलती है, सतलुज में मिलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ब्यास नदी के तट पर यह कौन सा, मनाली शहर। तो ये हो गया सभी नदियों के बारे में। यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, किसके लिए, जो राजस्थान से है। बाकी के लिए तो बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन राजस्थान वालों के लिए जो एकदम परोस कर दिया था। शायद ये पेपर बनाने वाले यहाँ पर कोई राजस्थान का बंदा ही था, जो खाटू श्याम जी का बहुत ही बड़ा भक्त होगा। प्रश्न है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम हैं। यहाँ पर अगर कोई बंदा नॉन राजस्थान का है लेकिन उसको खाटू श्याम जी के बारे में तो पता ही होगा। खाटू श्याम जी बहुत फेमस है, मंदिर है वहाँ पर, और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा क्रेज है खाटू श्याम जी का, हर कोई जाता है वहाँ पर। तो खाटू आपको पता है कहाँ पर है, राजस्थान में है। इतना पता लगा सकते हैं आप इससे, खाटू श्याम जी से मंदिर से। तो राजस्थान के अंदर हिमनद तो होगा नहीं, सीधा कैंसिल कर दीजिए। दूसरा यहाँ पर मैग्रोव तो होगा नहीं राजस्थान के अंदर, क्योंकि समुद्र को टच ही नहीं करता। मैग्रोव कहाँ होता है, समुद्र बाउंड्री पे होता है, ये भी कैंसिल हो गया। रामसर साइड के आपको सभी के नाम याद होने चाहिए। तो रामसर साइड जो राजस्थान उसमें 2 ही है, एक है सांबर और दूसरे केवलादेव। अगर वो पता है तो वो यहाँ पर है नहीं, बचा क्या पीछे, लवण झील है, सो सिंपल। तो ये क्या है, डीडवाना, कुचामन, सरगुल, खाटू और लवण झीलें हैं, लवणी झीलें हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानने का कोई मतलब है नहीं, बस इतना याद रखिए कि लवणी झीलें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से नदियों के बारे में आया है, अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि पूर्वी घाट कौन कौन से राज्यों में है। एक तो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। इन राज्यों में है पूर्वी घाट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये आप दिमाग में रखिए। और पश्चिमी घाट किन किन में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इन राज्यों में क्या है, पश्चिमी घाट। अब यहाँ पर अगर हिंदी में इसको देखेंगे तो क्या लगेगा, उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती, यानी कि पूर्वी घाट है, इसमें से कौन सी निकल जाएगी। यानी कि सीधा से मतलब पता चला है पूर्वी घाट से निकलती कौन सी है।
लेकिन अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मतलब सही से समझ आएगा। तो कभी कभी थोड़ा इंग्लिश के जो लाइन है उन पर भी गौर करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द अबो राइज फ्रॉम, यानी कि निकलती नहीं, मतलब वहाँ से ओरिजिन कहाँ से होता है, जो इनका पहला बिंदु है वो पूर्वी घाट में है या नहीं, ये पूछा गया है। अगर सिर्फ बात करेंगे निकलने की तब तो सारी पूर्वी घाट से निकल जाएगी ऑलमोस्ट, लेकिन राइज नहीं होती सभी पूर्वी घाट से। यहाँ पर जो पहली नदी है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी राइज होती है झारखंड से। तो झारखंड क्या है, पूर्वी घाट का पार्ट ही नहीं है, तो ब्राह्मणी इसका आंसर नहीं होगी, यानी कि पहला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया तो आपके दो ऑप्शन ए और डी कट गए, यानी कि चौथा तो सही है ही है, वंशधारा। अब है तीसरा सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा का आपको पता होगा, बहुत सुना है, ये भी निकलती है झारखंड से, उंडरू जलप्रपात इसके ऊपर है, तो ये भी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। बचा क्या पीछे, बी, यानी कि जो नागावली और वंशधारा है वो राइज होती है कहाँ से, पूर्वी घाट से। जो ब्राह्मणी नदी है वो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में बहती है। 799 किलोमीटर ये लंबी है। और ब्राह्मणी नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, कौन सी, संख और कोयल, ये दो नदियां हैं, इन नदियों को मिलने से बनती है ब्राह्मणी। जो ब्राह्मणी नदी है वो महानदी, एक वैतरणी नदी है, वैतरणी, इनके साथ मिलकर किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहां पर ये बनाती है ब्राह्मणी डेल्टा। और ब्राह्मणी डेल्टा कहाँ है, भीतरकनिका के पास में। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, मगरमच्छ पाए जाते हैं। और जो संख और कोयल नदियां हैं वो राउरकेला में, जो उड़ीसा में है, वहां पर आपस में मिलती है। दूसरी है नागावली। नागावली जो पूर्वी घाट से निकलती है, यह उड़ीसा का जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वहां से ओरिजिन होती है। अभी मैप देखेंगे इसका। सुवर्ण रेखाएं वो निकलती हैं झारखंड से और बहती हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर। इसका उद्गम है झारखंड में, रांची के पास में, और हुंड्रू जलप्रपात इसके ऊपर है, जो कि 2024 में पूछा था और जो इसकी सबसे खास विशेषता भी है। और अंत में थी वंशधारा। जो वंशधारा है वह भी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, वहीं से ओरिजिन होती है और अंत में जाकर किसमें गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर ये देखिए ब्राह्मणी नदी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है नागावली बेसिन और ये है वंशधारा का बेसिन। यहाँ पर उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट हो गया और यहाँ पर आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हो गया। यहाँ से देखिए ये नदी है कौन सी, वंशधारा, और यहाँ से निकलती है इसके पास में से नागावली, और गिरती किसमें, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब यहाँ पर आ ही गए तो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लेना, इसको तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है आपको। पूर्वी घाट में जो नदियाँ बहती हैं या फिर जो पूर्वी साइड यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है उनका क्रम आपको याद होना चाहिए, कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देख लीजिए एक बार, सबसे नॉर्थ में लिखेंगे ऊपर और सबसे साउथ में ऐसे नीचे चलते जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखना, सबसे नॉर्थ में आती है स्वर्ण रेखा जो अभी हमने देखी, उसके नीचे आती है ब्राह्मणी, उसके नीचे आती है वैतरणी, उसके नीचे महानदी आ गई, महानदी के बाद आ गई वंशधारा, वंशधारा के बाद आती है गोदावरी, गोदावरी के बाद आती है कृष्णा, कृष्णा के बाद आती है पेन्नार, पेन्नार के बाद आती है पालार, पालार के बाद आती है पोन्नियार, पोन्नियार के बाद आती है कावेरी, और कावेरी के बाद आती है वैगई। यूपीएससी आपसे कभी भी पूछ सकता है, इनको अरेंज कीजिए किस प्रकार से, उत्तर से दक्षिण की और दक्षिण से उत्तर की, इस प्रकार से। तो आपको ये तो गोट लेना है, सबसे नॉर्थ में आती है स्वर्ण रेखा और सबसे साउथ में आती है वैगई रिवर। तो चलते हैं प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरा कथन है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तीसरा है रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। तीसरा तो एकदम जनरल स्टेटमेंट है, बस यूपीसी के पास ऑप्शन नहीं थे, क्या नहीं थे पता नहीं, ऐसे ही दे दिया। तो तीसरा तो एकदम पढ़ते ही सही आ रहा है कि समुद्र तल में रेयर अर्थ मेटल तो हो ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समुद्र तल में वैसे भी जो रेयर अर्थ वैसे भी जो मिनरल है वो बहुत पाए जाते हैं। तो तीसरा एकदम जनरली सही हो गया। तीसरा सही होते ही अपना एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वैश्विक सागर आयोग, जो कि क्या करता है, सीबीड खोज और खनन की लाइसेंस प्रदान करता है, ये नहीं करता है। यहाँ पर ये पहला पॉइंट गलत है, तो आंसर यहाँ पर हो जाता है बी। ग्लोबल ओशन कमीशन समुद्र तल खनन या अन्वेषण के लिए लाइसेंस देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके बजाय अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA, जो किसके तहत आता है, यूएन क्लोज के तहत, यूएन क्लोज,
वह संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, जिसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र भी कहा जाता है, में समुद्र तल खनन और अन्वेषण विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून आयोग यूएन क्लोज के तहत स्थापित है कौन? आईएसए। खनिज अन्वेषण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करता है और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यहाँ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण आईएसए से अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त किया है। किसने? भारत ने। 2002 में भारत को हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज के लिए लाइसेंस दिया गया था। यहाँ पर जो यूएन क्लोज है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसे समुद्री कानून सम्मेलन भी बोला जाता है। किसको? इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन। इसने अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग व जो अभी देखा था कौन? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण, इन दोनों की स्थापना की है। किसने? यूएन क्लोज ने। यहाँ पर जो ग्लोबल ओशन कमीशन है वो क्या, उसे हम देख लेते हैं। वैश्विक महासागर आयोग। वैश्विक महासागर आयोग 2013 और 16 के बीच जागरूकता बढ़ाने और महासागर के क्षरण को दूर करने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने और इसे पूर्ण स्वास्थ्य और उत्पादकता में बहाल करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल थी। आयोग की शुरुआत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सोमरविल कॉलेज के साथ साझेदारी में प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल के रूप में हुई थी। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था और 2016 में इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट दी थी। ये इससे संबंधित जानकारी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है? उच्चतम जल दक्ष होती कौन सी? जो बहुत ही कम पानी में उग जाए, बहुत ही कम पानी में वो अपनी जो उच्चतम क्षमता को प्रदर्शित कर सके। और न्यूनतम जल दक्ष कौन सी है? जो कम पानी में उग ही ना सके, जिसके लिए क्या चाहिए? बहुत अधिक पानी चाहिए। तो सबसे अधिक पानी किसमें चाहिए यहाँ पर? गन्ना, क्योंकि गन्ने से सबसे ज़्यादा पानी निकलता है, तो जिससे पानी निकलता है वही सबसे ज़्यादा पानी लेता होगा। सीधी सी बात है। ये तो प्रश्न मतलब ये है कि बस आप ठेले के ऊपर गन्ना पी रहे हो, वहाँ खड़े खड़े इसको सॉल्व कर दो। तो आंसर इसका ए। जो गन्ना है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आता है तमिलनाडु और उसके बाद बिहार। आपको 3 स्टेट का नाम तो याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में। बाजरा है, इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, उसके बाद यूपी और उसके बाद है हरियाणा। गन्ने के लिए क्या चाहिए? गहरी दोमट मृदा चाहिए और इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। साथ में 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। और सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? वो है ब्राजील और उसके बाद आता है भारत का स्थान। यहाँ पर बाकी जो फसलों की जानकारी वो मैंने पहले वीडियो में भेज दी थी आपको, आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। उसकी PDF जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर पढ़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आप क्या कीजिए, 1-2 लाइनें खींच दीजिए। अब इससे बोलिए आप पश्चिमी किनारा और ये है अपना पूर्वी किनारा, ये बीच में है समुद्र। ये समुद्र का पश्चिमी किनारा हो गया और ये पूर्वी किनारा। अब ये प्रश्न बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होगा? जैसे ये 0 डिग्री गोलार्ध हो गया और ये हो गया 60 डिग्री गोलार्ध। हम ऊपर ऐसे जा रहे हैं, ये पृथ्वी होगी, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 60 डिग्री अक्षांश। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है? 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है ऑलमोस्ट। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ हो गया, ये हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी कि जो व्यापारिक पवन बहेगी वो किस साइड होगी? ये व्यापारिक पवन है ब्लू कलर के अंदर, इस साइड बहेगी, ठीक है। तो व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंड की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो व्यापारिक पवन बहती है, ये यहाँ पर जो गर्म जल होता है तट के किनारे वाला, इस गर्म जल को कहाँ ले आती है? पश्चिमी तट पर ले आती है। और क्या होता है, यहाँ पर नीचे वाला ठंडा जल होता है वो ऊपर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पश्चिमी तट होता है वो हो जाता है अधिक गर्म। और आपको ये भी पता होगा जो महासागरों के पश्चिमी किनारे होते हैं, महासागरों के पश्चिमी किनारे और महाद्वीपों के पूर्वी किनारे, वहां पर क्या बहती है? गर्म जल धाराएं भी बहती है। व्यापारिक पवनों के कारण जो गर्म जल है वो कहाँ आ जाती है? पश्चिमी तट पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो बात लिखी वो एकदम करेक्ट हो जाती है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागर के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो यहाँ पर ये अधिक उष्ण हो जाएंगे क्योंकि यहाँ का गर्म जल यहाँ आ जाएगा। किस साइड? पश्चिमी साइड। अब अगला कथन देखिए। अगला कथन है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में, शीतोष्ण क्षेत्र यहाँ पर जो पश्चिमी पवन होती है वो बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ का जो गर्म जल होगा इस साइड का पश्चिमी क्षेत्र का, उसको ले जाएंगे पूर्वी क्षेत्रों के अंदर। तो अब प्रश्न पढ़िए कि शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है, क्योंकि यहाँ का गर्म जल कहाँ पहुंच गया? पश्चिमी क्षेत्र का गर्म जल पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गया। तो यहाँ वाला क्षेत्र हो गया अधिक गर्म, यानी कि दूसरा कथन भी हो जाता है सही। आंसर हो जाता है सी। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था जो भी हमने इसके माध्यम से समझ लिया है।
तो आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही। आज हमने कुल 8 प्रश्न किए हैं। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।